हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आए हैं। ये सीरीज है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारा हेल्प मिलेगा इनसे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपका, फलीदार पौधों और राइजोबियम दिखते हैं तो किस में दिखते हैं? तो सहजीवी संघ में। तो ये आपका इसका आंसर होगा। अगला है आपका, माइकोराइजा का अर्थ है, तो माइकोराइजा का क्या अर्थ है? कवक और पौधों के बीच सहजीवन। क्या इसका अर्थ है? कवक और पौधों के बीच सहजीवन। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक वनस्पति कीटनाशक नहीं है? तो मेंथा तेल ये नहीं है, और भी आपको ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें आपको ये टिक करना है। अगला डियर फ्रेंड्स आपका, निकट भविष्य में जैव उर्वरकों का उपयोग मतलब किसकी संभावना है? तो क्या है? घटने की है, बढ़ने की, ऐसे ऑप्शन दिया होगा। तो किसकी संभावना रहती है? बढ़ने की, भविष्य में। तो अगला है आपका, एंटोफिक्सर साइनोबैक्टीरिया आमतौर पर डैश डैश में उपयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है आपका? चावल यानी राइस में उपयोग किया जाता है। अगला डियर स्टूडेंट्स, BAM एक है, तो BAM क्या है? एक कवक है, ये इसका आंसर होगा। अगला है आपका, जैविक नियंत्रण निदेशालय स्थित है, कहाँ स्थित है ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला है आपका, पौधों की बीमारियों के खिलाफ कौन सा एक जैव नियंत्रण एजेंट है? तो ट्राइकोडर्मा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर हमारे एग्री नॉलेज 9198 पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ढेर सारे आपको वीडियोज मिलेंगे। BSc फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी ओल्ड पेपर हैं, सारे ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। BSc फर्स्ट सेमेस्टर के 2 साल के ओल्ड पेपर सॉल्व, और BSc थर्ड सेमेस्टर के 2 साल के ओल्ड साल में पेपर मिलेंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा। यदि आपके किसी सब्जेक्ट में बैक वगैरह हो तो 2 साल के पेपर जरूर देख के जाएं। इसके पहले हमने आपको पेपर सॉल्व करवा दिया फिफ्थ सेमेस्टर के सारे पेपर, आप वहाँ पे जाके देख लें। अगर कोई नहीं करवाया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वो करा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अगला देखेंगे, जैविक खेती में कीट नियंत्रण के लिए कौन सी विधि है? तो प्राकृतिक शिकार है, इसका आंसर होगा। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित की गई है? तो बीटी कपास है। तो बीटी कपास को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किया गया है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला, IPM का मतलब है, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है इसका? तो एकीकृत कीट प्रबंधन। अगला है आपका, जैव उर्वरक है, तो कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, इसका आंसर। अगला है आपका, जैविक खेती में शामिल नहीं है, तो रासायनिक उर्वरकों को जैविक खेती में शामिल नहीं किया गया है। अगला आपका, सोयाबीन फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइजोबियम का उपयोग किया जाता है। अगला आपका, जड़ की गांठ का गुलाबी रंग किसके कारण होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला स्टूडेंट्स आपका, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थित है, तो ये आपका गाजियाबाद में है। अगला, गैर लक्षित जीवों पर किस नियंत्रण रणनीति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो जैविक नियंत्रण की। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, मवेशियों के गोबर से मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष क्या कहलाता है? मतलब किस रूप में यूज किया जाता है? तो उसे खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। जो मवेशी होते हैं उसके गोबर को हम खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि गोबर की खाद को और किस नाम से जाना जाता है? जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कि ये क्या है, तो गोबर की खाद को किस नाम से जाना जाता है, इसका और क्या नाम है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे सब लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला है आपका, खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका आंसर था ये। अगला है, जलीय फर्ण जो उत्कृष्ट जैव उर्वरक है, तो वो क्या है आपका? एजोला। क्या है इसका आंसर? एजोला हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है आपका, दुनिया की एकमात्र दलहनी फसल जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन नहीं करती है? आपका राजमा। राजमा में नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका नहीं होता है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला है आपका, राइजोबियम
ट्राइफोलाई का उपयोग किस फसल में किया जाता है? तो इसका उपयोग किस फसल में किया जाता है? आपका बरसीम में किया जाता है। किसमें? बरसीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बरसीम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगला है आपका राइजोबियम के पैकेट का औसत वजन कितना होता है? तो 120 ग्राम होता है। कितना वजन होता है? 120 ग्राम। तो यदि डियर स्टूडेंट्स आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो ये आपका इलेक्टिव कोर्स है, जो आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इलेक्टिव कोर्स के बारे में बताएं। हम आप सभी के कमेंट्स देखते हैं कि रिप्लाई भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। आप सभी के कमेंट्स आप लोगों को पता ही होगा। तो जो भी आप कमेंट करते हैं तो हम आपके कमेंट्स देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक कोर्स देखिए, इलेक्ट्रिक कोर्स में 4-5 कोर्स होते हैं, तो कॉलेज उनको अलग-अलग, अब ये कोई कॉलेज आपका कोई सा कोर्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जितने भी चौधरी चरण सिंह सुधांशु सिंह महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं, तो उनमें यही पेपर को सेलेक्ट किया गया है। आपका जो पेपर होगा वो यही पेपर होगा, ठीक है। यानी जो आपको पेपर इलेक्ट्रिक में कोर्स देना है तो आपका इलेक्ट्रिक में इसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया गया है। तो आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, तो आप लोगों के एडमिट कार्ड में ये आपके आ भी गया होगा, ये मतलब ये जो सब्जेक्ट है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन तैयारी इसी के हिसाब से करें। तो चलिए, अब आपको आई होप आप सब समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। उसका अगला है जैव कीटनाशी की उत्पत्ति होती है तो जीवों से होती है। किससे होती है? जीवों से होती है। अगला है जैव कीटनाशी रासायनिक कीटनाशी से मतलब जहरीले होते हैं, तो क्या होते हैं? कम जहरीले होते हैं। अगला है आपका राइजोबियम के लिए आईएसआई मार्क कब दिया गया था? तो ये आपका 1977 में दिया गया था। अगला है डियर स्टूडेंट्स, राइजोबियम कल्चर की शेल्फ लाइफ कम से कम होनी चाहिए। तो जो राइजोबियम कल्चर की शेल्फ लाइफ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 6 मंथ होनी चाहिए, 6 महीने, ये इसका आंसर है। अगला आपका बैसिलस थ्यूरोजेंसियस की खोज किसने की थी? तो एसिवाटा ने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी? एसिवाटा, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। अगला है डियर स्टूडेंट्स आपका जैविक नाशी की जीवों की रोकथाम करने के लिए प्रकृति होती है तो निरोधक होती है। अगला वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है तो कितने प्रतिशत होती है? 78% नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में क्या होती है? पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितने परसेंट होती है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें। अभी इसका पेपर शायद सॉल्व नहीं करा है तो वो भी हम करा देंगे चैनल पे सॉल्व, देख लेना आप लोग। अगर नहीं कराया हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, अगर नहीं होगा तो हम उसको सॉल्व करा देंगे। तो इसके पहले हमने बहुत सारे पेपर करा दिए हैं, वो आप देख के जाएँ। यदि आप फ्री है तो 2 साल के पेपर प्लस जो चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पड़े हैं वो देख के जाएँ। इसलिए हमने आपको अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया है कि आपको ज़्यादा वीडियोज़ में ढूँढना नहीं पड़े। जो पेपर चाहिए, जिस सेमेस्टर का चाहिए, प्लेलिस्ट बन गई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।